उस नज़र से अगर आप देखेंगे चीज़ों को तो चेतना के जो पन्ने हैं वो ताज़ा हो जाते हैं। आज सबसे पहला प्रश्न ये है कि हम लोग भाषा को किस दिशा में ले जाएं, ताकि मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। मेरे पिताजी नहीं रहे वर्ष 2017 में, तो मैं उनको घुमाने ले गया था। तो शाम को कॉफी हाउस में बैठने के बाद वो खुश मूड में थे और उसके एक दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने जाने के पहले कहा कि मुझे पान खाना, मैंने पान लाया। जाने के पहले उन्होंने आखिरी वाक्य कहा कि वाह मजा आ गया, और वो वाक्य मुझे याद रहा पूरे जीवन में। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति जाने के पहले कहे कि जीवन में उसको आनंद आ गया, तो ये जीवन सार्थक है। और अभी क्या हो रहा है, अभी हमारे बुजुर्गों की हालत ये है कि वो जीवन के आनंद का वाक्य का उद्घोष करने में असमर्थ है, मुझे नहीं लगता। और अब मैं शुरू करता हूँ। और मैं डॉक्टर मनोज सर को इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि पिछले 2-3 साल मैंने थोड़ा चेतना पे, दर्शन पे, अध्यात्म पे काम किया, मनन ज़्यादा किया, अध्ययन कम किया, और विभिन्न वैचारिक दर्शनों की धाराओं से गुजरा। और मेरा भी एक निबंध संग्रह आने वाला है, शीघ्र ही इस साल के अंत तक आएगा, जिसमें सुबह सवेरे में दृष्टिकोण कॉलम के तहत जो छप रहे हैं आलेख, उनका संकलन होगा। और एक बात मैं और कहूँगा कि पिछले 2017 के बाद मैं मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के साथियों से जुड़ा रहा, और उससे मुझे बहुत चीज़ों को समझने में मदद मिली। ये सब लोग इतने यूनिक हैं, अभिषेक, मणिमोहन, वसंत और आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार अग्रवाल साहब, पलाश जी, ये लोग सोचने की आज़ादी देते हैं अपने संगठन में, और ये बहुत बड़ी बात है। वरना संगठन, सारे संगठन आप देख लीजिए, क्या पॉलिटिकल या लिटरेरी, वो एक तानाशाही की तरह चलता है कि उनकी लाइन लेंथ पे ही आप राइटिंग करेंगे। तो सोच की आज़ादी जब मिलती है तो वो कविताओं में रिफ्लेक्ट होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो रिफ्लेक्शन आपको मेरी कविताओं में भी मिलेगा। और शायद ये भी एक इशारा मिलेगा कि हम चीज़ों को किस तरह से कॉम्पैक्ट तरीके से कह पाएं कि वो लोगों की मेमोरी में बात अर्थ के रूप में पहुंचे। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सोसाइटी में कैसे आदमी का बिहेवियर चेंज हो रहा है, इस पे एक कविता पहले, बाकी फिर स्वागत। शेर। सबको मालूम है कि आज आदमी शेर को बचा रहा है। सबको मालूम है कि आज आदमी शेर को बचा रहा है। सबको यह भी मालूम है कि आज आदमी शेर हो चुका है। दो आदमी एक दूसरे को देखते हैं तो दो शेर लगते हैं। आदमी के लिए शेर होने का अर्थ बचा है, शेर के लिए आदमी का कोई अर्थ नहीं बचा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो वो थॉट प्रोसेस में कैसे आता है ये मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। मित्रों, हम लोग प्रेमचंद, कबीरदास, मीरा, इन सबको पढ़ के बड़े हुए हैं और उनके संस्कारों और उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। तो उसकी चिंता को लेके मैं एक बात कह रहा हूँ कि तब और अब, तब सब लिखते नहीं थे मगर पढ़ते जरूर थे। तब सब लिखते नहीं थे मगर पढ़ते जरूर थे। अब सब लिखते हैं मगर पढ़ता कोई नहीं। क्या बात है। ताज्जुब क्या, ताज्जुब क्या अगर कोई ये बात सुनता भी नहीं। सही बात। एक आदमी दूसरे आदमी को भूल चुका है, एक आदमी दूसरे आदमी को भूल चुका है, ऐसा वह गर्व से बताता है। मैं उसकी गर्भोक्ति पर रुक जाता हूँ, गर्व को याद रखता हूँ, सिर्फ उस आदमी को भूल जाता हूँ जो दूसरे आदमी को भूल चुका है। यूं पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखता हूँ। क्या बात है। राग भाई साहब टेक्नोक्रेट है तो उनकी कविताएं बड़ी टेक्निकली करेक्ट रहती हैं।
ये जो पंक्तियां लिखी हैं कबीरदास जी की, उससे मिलती जुलती बात है ये। हालांकि नया कुछ नहीं है कविता की दुनिया में। या तो हम कालिदास को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, या तुलसीदास को, या कबीरदास को, या मीरा को, कुछ भी कह लीजिए। लैंग्वेज अलग है, थॉट वही है, मतलब जो चीज़ है। मीठी पुकार, हम सब मिठास की खोज में हैं, हम सब मिठास की खोज में हैं, हम सब पानी से बने हैं, हम सबके भीतर पानी ही पानी है, बाहर खारा समुंदर है, भीतर मीठे पानी का सोता है, हम भटक रहे हैं बाहर ही बाहर मिठास की तलाश में, एक कुआं जीवन भर आवाज देता रह जाता है। क्या बात है, क्या बात है। अर्धनारीश्वर, यदि तुम पुरुष हो तो अपने अंदर की स्त्री को जगाना, तुम खुद को पा जाओगे। यदि तुम पुरुष हो तो अपने अंदर की स्त्री को जगाना, तुम खुद को पा जाओगे। यदि तुम स्त्री हो तो अपने अंदर के पुरुष को जगाना, तुम खुद को पा जाओगी। एक दूजे के लिए यहाँ सब कुछ, कोई किसी को जगाता है, कोई किसी को। अपने ही अंदर बैठे हुए को जगाना, एक दिन तो ऐसा आ ही जाता है, एक दिन यह भी हो जाता है। बहुत बढ़िया। जिन चिंताओं की मैं बात कर रहा था, आपने देखा होगा कि दिल्ली में अगर आप गए होंगे तो फुटपाथ पे किलो के भाव में वर्ल्ड क्लास के नावल बिकते हैं। जो मैंने सही बात। तब कविता में कहा कि पढ़ता कोई नहीं है, लिखते सब हैं। प्रार्थना की एक किताब से यह होगा, यह होगा, यह दिखाई देगा। पहले लोगों के उच्चारण में से ध्यान में आएगा, फिर लिखाई के हिज्जे में, फिर संपूर्णता व्यवहार में। पवित्रता का शरण शनय शनय होता मालूम पड़ेगा। क्या बात। एक दिन यह भी होगा, पवित्र करने वाले ग्रंथ सड़क पर आ जाएंगे, राहगीर विस्मृतियों के अधीन होंगे, करीब से अनदेखा कर गुजर जाएंगे, पवित्रता के मूल्य कोई मायने न रखेंगे। यह होगा, यह साफ देखा जा सकेगा, ग्रंथों सहित पवित्र कर सकने वाले और सारे साबुन पहुंच से दूर होते चले जाएंगे। सब मुब्तिला होंगे अपनी दौड़ के लिए सांस बचाने में, सांस खरीदने की तकनीक से महंगे दिखाई देंगे, जीने की शांत शैली सिखाते प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित तरीके। यह होगा, यह दिखाई देगा, महंगी हो जाएगी मनुष्यता, इतनी महंगी कि धरती की जेब की पहुंच से बाहर। एक दिन पूरे चांद की रात विलोपित स्मृति के द्वार पर एक बेआवाज खटखटाहट होगी। एक कवि निकलेगा, स्वतः स्फूर्त खोलेगा दरवाजा आसमान की ओर, सितारों को आंख भर देखेगा, एक नई किलकारी के लिए प्रार्थना करेगा। देखना, यह जरूर होगा। क्या बात। वाह। मेरा बेटा मुंबई में काम करता है, तो 2014 में गया तो वहाँ का अनुभव थोड़ा अलग था, और अब मैं भोपाल में देखता हूँ तो ये बॉम्बे हो चुका है। ये जो शहरीकरण की रफ्तार है, इसको लेके एक कविता है, धावक। हम ये जो रोज रोज भाग रहे हैं, ये अंतहीन दौड़ है। हम ये जो रोज रोज भाग रहे हैं, यह अंतहीन दौड़ है। जब गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है, भागने की ये दौड़ गायब होने की ओर ले जाती है। हम अपनी ही आंख से ओझल हो जाते हैं। यह कहने को है बस कि आईने में हमारा होना तो दिखता है, दरअसल हम होकर भी नहीं होते। यह एहसास हमें रोज रात होता है। अब सबकी तरह सुबह मैं भी घड़ी देखूंगा, अपने भागने की सबकी दौड़ कहूंगा। अब सबकी तरह सुबह मैं भी घड़ी देखूंगा, अपने भागने को सबकी दौड़ कहूंगा। शाम तक मेरा सूरज भी घड़ी में ही दम तोड़ देगा। समय के चक्र में कैद बदलती परिभाषाओं से खेलते खेलते एक दिन मैं अपने गायब होने को थाम लूंगा। तुम्हारी तरह मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ दोस्त। क्या बात, बहुत ही बढ़िया। अब अंतिम दो कविताएं।
नई दुनिया का ख्वाब। नई दुनिया बसाने के लिए कच्चा सामान यहीं से लूंगा, नक्शा मेरा होगा, मजदूरी मैं खुद करूंगा, तामीर भी मैं करूंगा। इस दुनिया में से मैं एक शबाना आजमी लूंगा, एक आइंस्टीन लूंगा, या फिर एक टैगोर, एक अनुष्का शंकर, या फिर एक मैरी क्यूरी, एक मंडेला या गांधी। यदि ये न मिल पाए तो अंत में जाऊंगा सीधे मदर टेरेसा के पास और कहूंगा, लड़ते लड़ते मैं थक गया हूं माँ, मुझे नींद आ रही है, सुला दो। वाह, क्या बात, क्या बात। तीन ही लोग जीवन में, तीन ही लोग याद रह जाते हैं। जीवन में तीन ही लोग याद रह जाने हैं। पहला, जिसने आपको सुख का एहसास कराया। दूसरा, जिसने दुख के जरिए आपको लगातार मांझा। तीसरा, जिसकी चाह में आपने जीवन गुजार दिया। जीवन में तीन ही लोग याद रह जाने हैं। पहला, जिसने आपको सुख का एहसास कराया। दूसरा, जिसने दुख के जरिए आपको लगातार मांझा। तीसरा, जिसकी चाह में आपने जीवन गुजार दिया। सुख दुख भरे जीवन के तीन पहलुओं के बीच डोलता रहता है मनुष्य। तीन लोगों के बीच पूरी उम्र कट जाती है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत। अब अंतिम कविता सुना रहा हूँ स्वागत आपको। सर। एक डॉक्टर की डायरी से। ये जो जीवन का मामला है बड़ा महीन है। मैंने गंभीरता से सोचा कि सच्चाई, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था अभिषेक जी। कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए ईमानदार होना क्यों जरूरी है। वो मनसा फाउंडेशन के कोई स्वामी जी थे, उनका था। फिर ये मेरे अंदर भी मंथन चलता रहा कि सच क्यों बोलना चाहिए। और अब उसका साइंस भी ये देख लीजिए कि हमारा जो शरीर है मतलब अरबों खरबों सेल से बना हुआ है, और ये सेल्स जो है सबसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इनके कनेक्शन जो है वो पानी और बाकी जो केमिकल्स हैं उनसे है। मुख्यतः पानी उनका घटक है जो हर सेल में मौजूद है। तो अगर आप अपने आप से झूठ बोलते हैं ना कोई भी चीज, तो वो बाउंस होती है, बाहर होती है, फिर वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाती है और फिर वो आपको परेशान करती है। सच बोलते समय आपको उसके सच बोलने के बाद आपको याद नहीं रखना पड़ता कि मैंने सच नहीं बोला था या झूठ बोला। झूठ बोलने के बाद आपकी मेमोरी में वो चीज बैठ जाती है कि यार मैंने सच नहीं बोला, है ना। ये चीज है। तो ये जो झूठ बोलना है ये आदमी को बहुत बारीक स्तर पर बीमार बनाता है। जब आप और ईश्वर की जो तलाश है, मैं ईश्वर को वास्तविक रूप से इस रूप में मानता हूं कि सच अगर आप मतलब अगर वो भगवान एक मनुष्य के रूप में आएगा, मनुष्य की दुनिया में आएगा, तो उसकी तलाश सच्चे आदमी की होगी, झूठे और करप्ट आदमी की नहीं होगी। अगर सोचेगा कि चलो मैं एक आदमी से मिलने जाता हूँ, तो सच्चे आदमी को ढूंढेगा। तो सच बोलना क्यों जरूरी है और सच बोलने से क्या होता है, इस थॉट को लेके ये अंतिम कविता है एक डॉक्टर की डायरी से। क्योंकि डॉक्टर मनोज यहाँ बैठे हैं तो हम इसी कविता से करूंगा। एनेस्थीसिया देने के बाद आदमी सच बोलने लगता था, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो झूठ बोलने वाले ये हमेशा ध्यान रखें कि एनेस्थीसिया के चक्कर में पड़ेंगे तो एनेस्थीसिया देने वाले को मालूम पड़ जाएगा कि आपने जीवन में कहाँ कहाँ झूठ बोला। इसीलिए बहुत सारे लोग गालियां भी देते हैं। एक डॉक्टर की डायरी से। उसे भी यकीन नहीं हुआ जब मैंने कहा झूठ बोलने से आदमी बीमार पड़ता है। उसे लगा मैं झूठ बोल रहा हूं। फिर मैंने कहा इसी तरह झूठ सुनने से भी आदमी बीमार होता है। अब भी उसे लगा मैं झूठ बोल रहा हूं। फिर मैंने कहा इसके आगे तुम सुन नहीं पाओगे। फिर भी उसने जिद की कि मैं आगे कुछ कहूं। मैंने आखिर में कहा सच पर यकीन न हो तो आदमी सच में सच से मारा जाता है। क्या बात, क्या बात। उसने घिरा हुआ महसूस कर आसपास के सभी लोगों पर आखिरी नजर डाली और विदा स्वरूप मुझे आंख भर देखा।
मैंने इस सच की ताकत को उसके एक एक आंसू में देखा। क्या बात, जोरदार ताली।